नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 यानी कि कला समेकित शिक्षा के यूनिट 1 से। आप सभी को याद होगा, हम पिछले वीडियो में बात किए थे कला शिक्षण द्वारा छात्रों में कौन कौन सी दक्षताओं का विकास हम कर सकते हैं, और उसी का ये दूसरा भाग है यानी कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कुछ बिंदुओं पर चर्चा किया था, जिनमें से कुछ प्रमुख है। हमने बात किया था कि यदि हम कला को यानी कि आर्ट एजुकेशन को अपने पढ़ाई में शामिल करते हैं तो किन किन दक्षताओं का छात्रों के अंदर विकास होता है। उसके अंदर हमने पार्ट 1 में जाना था कि छात्रों में नेतृत्व की भावना एवं आगे बढ़कर कार्य करने की आदत का विकास होता है, यानी कि उनके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी विकसित होती है। इसके साथ ही साथ आपने बात किया, हमने जाना था कि छात्रों में जिम्मेदारी का एहसास, उनके जो अपनी जिम्मेदारी है इसके बारे में भी उन्हें एहसास होता है। इसके अलावा हम तीसरे बिंदु में आपने जाना था कि छात्रों में समझ एवं कौशलों का विकास, इसके साथ ही साथ लाभप्रद प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास, छात्रों में प्रशंसा करने की भावना का विकास, और साथ ही साथ 7वें बिंदु में हमने बात किया था कि छात्रों में सृजनशीलता का विकास। यानी कि भाग 1 में हमने 7 बिंदुओं पर बात कर लिया है। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप इसी चैनल के डीएलएड प्रथम वर्ष के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। चलिए, और उसके बाद हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम बात करते हैं 8वें बिंदु की। 7 बिंदु पर तो मैंने कल चर्चा कर लिया था, और आज के क्लास में उसके बाद आप नोट्स बना रहे हैं तो नंबर 8 लिखेंगे। 8वें बिंदु में आप सभी को लिखना है कि छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास, यानी कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का भी विकास छात्रों के अंदर होता है। छात्र जब जो है वो कैसे होता है, छात्र जब विश्व की किसी समस्या को, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कहीं कोई समस्या चल रही है तो उस समस्या को क्या करते हैं, अपनी कला के द्वारा व्यक्त करते हैं। चाहे वो आतंकवाद की समस्या हो, या फिर प्रदूषण की समस्या हो, या कोई बीमारी की, महामारी की समस्या हो, इन सभी पर जो है छात्र चित्रकला के माध्यम से, लघु नाटक के उद्देश्य से, या कोई परफॉर्मिंग आर्ट के द्वारा अपनी सोच का दायरा को क्या कर सकते हैं, विस्तृत कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। जब वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, तो उनकी सोच का दायरा बढ़ेगा और वो अधिक जागरूक होकर अपने कार्य संपन्न कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोई विषय पर, कोई थीम पर, कोई टॉपिक पर यदि चित्र बनाते हैं, चित्र रचना करते हैं, या फिर लघु नाटक का निर्माण करते हैं, तो आपको पहले उस विषय के बारे में पूरा जानना होता है कि वो समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कैसे हुई, उसका रीजन क्या था, उसका समाधान क्या है। इन सभी के बारे में आप रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं। उसके उपरांत आप चित्रों का या फिर नाटक का निर्माण करते हैं। तो हमने यहाँ देख पा रहे हैं 8वें बिंदु में कि जब छात्र को हम कला में जोड़ते हैं, कला शिक्षा के द्वारा पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर उनके अंदर अंतर्राष्ट्रीय समझ का भी विकास डेवलप होता है। चलिए, इसके बाद आप लिखेंगे 9 नंबर बिंदु में लिखना है कि छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास, यानी उनके अंदर मोरल वैल्यू का भी डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। कला शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं में, यानी कि हम आर्ट एजुकेशन का कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, तो उस क्रिया को में दक्षता अर्जित करने के लिए, यानी कि उसमें आप कह सकते हैं प्रोफिशिएंसी लाने के लिए छात्रों में अनेक मूल्यों एवं जीवन कौशलों का क्या होता है, विकास आवश्यक होता है। जैसे कि धैर्य, लगन, दूसरों का सम्मान करना, समर्पण, नियमितता, भाईचारे की भावना, ईमानदारी, एकता, करुणा, शांति, सादा जीवन एवं उच्च विचार इत्यादि। यानी इन सब भावनाओं को क्या होना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए। फिर आप हम यहाँ देख पा रहे हैं कि छात्रों के अंदर नैतिक मूल्यों का भी विकास होता है, यानी कि मोरल वैल्यू का भी उनके अंदर डेवलपमेंट होता है।
क्योंकि जब कोई छात्र जो है कला का निर्माण करता है, चित्रों का निर्माण करता है, तो उसके अंदर सबसे पहला धैर्य होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। क्योंकि आप यदि चित्र बनाते हैं, कोई नाटक का निर्माण करते हैं, कोई कविता लिखते हैं, कोई गीत लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, तो जब तक आपके अंदर धैर्य नहीं रहेगा, उसके प्रति आपके अंदर लगन नहीं रहेगी, उसका आप सम्मान नहीं करेंगे, तब आप चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आपके अंदर एक समर्पण की, नियमितता की भावना होनी चाहिए, तभी कोई भी कलाकृति का आप बेहतर तरीके से बनाना सीख सकते हैं, कोई भी कला सीख सकते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जब कला को हम अपने छात्रों को सिखाते हैं, छात्रों को बताते हैं, या फिर अपने विषय में इसे इंक्लूड करते हैं, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं आपके 9 नंबर बिंदु में कि छात्रों के अंदर नैतिक मूल्यों का भी विकास हो रहा है। इसके उपरांत आप लिखिए 10वें बिंदु में नंबर 10 में आप सभी लिखेंगे कि छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास। जीवन की जो है विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए छात्रों में बाल्यकाल से ही आत्मविश्वासी बनाना अत्यंत आवश्यक होता है। जब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो आपने देखा होगा बहुत बच्चों के अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है, वो बहुत जल्द ही कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो कि शायद नहीं लेना चाहिए, यानी कि उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है, वो थोड़ी सी समस्या से घबरा जाते हैं, उन समस्या का सामना वो नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना है आपको, जीवन में जितनी भी परिस्थितियाँ आती है उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक छात्रों को बाल्यकाल से ही, यानी कि बचपन से ही आपको आत्मविश्वासी बनाना अत्यंत आवश्यक होता है। और ये जिम्मेदारी आप सबकी बनती है, यानी कि माता पिता को तो बनती ही है, माता पिता के बाद सबसे ज़्यादा समय अगर देखा जाए बच्चे जो हैं घर के बाद सबसे ज़्यादा समय आप सभी के साथ बिताते हैं, यानी कि आप शिक्षकों के साथ बिताते हैं। और आप एक प्राइमरी टीचर बन रहे हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं तो प्राथमिक शिक्षक बनेंगे, तो प्राथमिक शिक्षक की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि बच्चों को क्या करें, आप बाल्यकाल से ही उनको आत्मविश्वासी बनाएं, उनके जीवन में आने वाली समस्याओं से वो कैसे निपटे इसके बारे में वो अभी से उनको आपको तैयार करना है। कला शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास का विकास अत्यंत सहज रूप से संभव हो जाता है। जब हम कला शिक्षा को इंक्लूड करते हैं, जैसे हम बार बार आपसे कहते हैं, जब आप कला को शामिल करेंगे, आर्ट को इंक्लूड करेंगे, तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप बच्चों के अंदर विकसित हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। यदि इसे हम एक उदाहरण के तौर पर देखें तो मान लीजिए कि कोई छात्र जब किसी नाटक में भाग लेते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, उनके अंदर से डर एवं झिझक दूर होगी। कैसे दूर होगी ये बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप में से कोई प्रशिक्षु यदि बचपन में या अभी भी कोई नाटक में भाग लिए हैं, स्टेज पर हजारों लोगों के सामने, बड़े जन समूह के सामने आप बोले हैं, तो आपके अंदर डर और झिझक सबसे पहले खत्म होती है। और भी इस प्रकार आप देखेंगे धीरे धीरे वो बच्चे जो हैं आत्मविश्वासी बनते चले जाते हैं। सबसे बड़ा होता है कि आदमी के अंदर डर होता है, उस डर को ख़त्म करना होता है। डर कैसे ख़त्म होगा, बहुत लोग होता है कि माइक फोबिया होता है, स्टेज फोबिया होता है, यानी कि वो क्या कहते हैं, माइक पकड़ते ही उन्हें डर लगने लगता है। कोई उन्हें ये कहेगा कि आप मंच पर जाकर बोलिए, किसी को संबोधित कीजिए, तो बोल नहीं पाते हैं। कारण क्या होता है, उनके अंदर डर एवं झिझक होता है। तो इस चीज़ को डर दूर करने के लिए आप कला शिक्षा का यूज कर सकते हैं, यानी कि इसका सबसे बढ़िया आप उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने बताया कि नाटक होता है। आप बच्चों को जो है जब समय मिले, जब आपको टाइम मिलता, महीना में कम से कम 1 या 2 बार ही अपने विद्यालय में एक लघु नाटक का या फिर किसी भी कार्यक्रम तो होते रहते हैं, शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम होता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, या कोई भी डे पर आप क्या करें, नियमित रूप से अपने विद्यालय में लघु नाटक या फिर दीर्घ नाटक, एकल नाटक, समूह नाटक, इस सब के बारे में हमने वीडियो बना चुके हैं पहले से। एकल नाटक किसे कहते हैं, समूह नाटक किसे कहते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में ही आपको प्रदर्शन कला भी पढ़ना है। तो प्रदर्शन कला यूनिट के साथ हमने चर्चा किया था कि हम नाटक कैसे करेंगे,
नाटक का प्रारूप कैसा होता है, मंच की साज सज्जा हम कैसे करेंगे, इन सब के बारे में वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप क्या करें, अपने विद्यालय में बच्चों के साथ हमेशा नाटक का मंचन कराएं और कोशिश करें कि जितने भी आपके क्लास में बच्चे हैं वो कोई ना कोई रोल में जरूर फिट करें। यानी कि आपको क्लास में जितने बच्चे हैं सबको कोई ना कोई रोल देना है, यानी कोई ना कैरेक्टर देना है और उसको पूरी तरीके से तैयार करना है। ये सब जिम्मेदारी आप सबकी बनती है, क्योंकि मैंने कहा ही था आप एक प्राइमरी टीचर बन रहे हैं और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी एक प्राइमरी टीचर की होती है, क्योंकि आप फाउंडेशन तैयार करते हैं, बेस तैयार करते हैं। और कहा भी क्या है, यदि किसी चीज़ का बेस स्ट्रांग नहीं होगा, उसका धरातल स्ट्रांग नहीं होगा, तो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। मान लीजिए आप चित्र ही बना रहे हैं, यदि चित्र का आपका स्केच अच्छा नहीं है, ड्राइंग अच्छा नहीं है, तो आप कलर कितनों भी अच्छा कर लीजिए, वो चित्र बेहतर नहीं दिखेगा। उसी तरह आप क्या करते हैं, बच्चों के अंदर पेंटिंग में जैसे हम लोग स्केच का जो काम होता है कलाकार का, वही काम आप सभी का भी होता है। आप एक स्केच तैयार करते हैं और पेंटिंग कितनी खूबसूरत बनेगी ये निर्भर करता है कि उसका ड्राइंग कितना बढ़िया हुआ है, ड्राइंग कितना परफेक्ट हुआ है। तो ड्राइंग करने का काम आप सभी के द्वारा किया जाता है, यानी आपके अंदर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को आप सभी पालन कर रहे हैं, आप सभी के द्वारा पालन किया जाता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से पालन करें, क्योंकि आप बच्चों के फाउंडेशन को तैयार कर रहे हैं। आपके अंदर बच्चे सीखेंगे, आपके बाद भी तो बाकी की जिम्मेदारी बनती है। आप पढ़ा कर भेजेंगे तो मिडिल में जाएंगे, मिडिल के बाद वो हाई स्कूल जाएंगे, हाई स्कूल के बाद कॉलेज में आएंगे, कॉलेज के बाद आगे फिर अपना पढ़ाई करना है वो तो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा आधार उसका फाउंडेशन होता है। यदि आप फाउंडेशन उनका मजबूत नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा, आगे वो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है जब आप विद्यालय में जाएं। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसका विशेष ध्यान रखें। चलिए 10 के बाद हम बात करते हैं 11वें बिंदु पर। 11वें बिंदु पर आपको लिखना है कि स्वस्थ रूप से आत्म अभिव्यक्ति की खूबी का विकास। आत्म अभिव्यक्ति यानी कि सेल्फ एक्सप्रेशन आपको क्या करना है, मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से उनके अंदर जो सेल्फ एक्सप्रेशन है यानी कि आत्म अभिव्यक्ति है, इसकी खूबी का भी विकास कला शिक्षण के द्वारा होता है। आत्म अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कि दूसरों को अपने हाव भाव, संवेगों, भावनाओं इत्यादि से परिचित कराना। यानी कि यदि छात्र जो है अपनी बात एवं अपने विभिन्न भावों जैसे कि गुस्सा, उदासी, उत्साह, खुशी इत्यादि को व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो वह अपने आप में क्या हो जाएंगे, सिमट जाएंगे, तथा विपरीत भावों को व्यक्त न करने पर वह कुंठित मनोवृत्ति से ग्रस्त समस्यात्मक छात्रों की श्रेणी में आ जाएंगे। इसका अर्थ समझे कि नहीं समझे? इसका अर्थ यह होता है यदि आपके अंदर जो भावना है उस भावना को यदि आप व्यक्त नहीं करते हैं, अपने मन में छिपा कर रख लेते हैं, तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे, एक आप कह सकते हैं अपने खुद में आप समेटते चल जाएंगे, कुंठित मनोवृत्ति से आप ग्रस्त छात्रों की श्रेणी में आ जाएंगे। तो आपको जो कहना है, जो भी शिकायतें हैं, चाहे आपके सहपाठी से हो, आपके शिक्षकों से हो, आपके प्रिंसिपल से हो, किसी से भी हो, कोई भी समस्या हो तुरंत उसका आप जाकर के समाधान करें। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले को ये लगता है कि वो गलत है और उसको लगता है कि वो गलत है, जब गलत कोई नहीं होता है, बस मिसकम्युनिकेशन की वजह से समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो मिसकम्युनिकेशन को हम कम्युनिकेशन के द्वारा आसानी से दूर कर सकते हैं। तो कला शिक्षण के जो है अलग अलग सृजनात्मक रूप प्रत्येक छात्रों को उसकी रुचि के अनुरूप कार्य करते हुए अपने भावों को व्यक्त करने के भरपूर अवसर प्रदान करते हैं। इससे छात्र अधिक प्रसन्नचित रहकर सामाजिक बन सकते हैं। यानी कि कला शिक्षा जो है, आर्ट एजुकेशन जो है, उनको बहुत सा रूप प्रदान करता है ताकि वो अपने भावों को, अपनी इच्छाओं को
बेहतर तरीके से आप सभी के बीच वो क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि उदाहरण की बात कीजिएगा तो एक मेरी छोटी सी रचना है जो कि हम अपने प्रशिक्षुओं के लिए यानी कि आप सभी के लिए मतलब इसका निर्माण किए थे। कुछ घटना ये हुई थी कि कुछ छात्र जो हैं जिन्हें पेंटिंग में मन नहीं लगता था या उनकी शिकायत ये थी कि हमें बार बार आर्ट रूम में बुलाया जाता है, हमें पेंटिंग करने के लिए सर के द्वारा कहा जाता है, तो उनकी इच्छा थी कि हम आर्ट रूम में नहीं जाए। तो उनके लिए एक छोटी सी रचना है, आप सुनिएगा। जैसे मैंने कहा है कि हम कोई चीज़ों को कला के द्वारा कितनी आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, आप इस छोटी सी रचना में देख सकते हैं। छोटी सी कविता है। तुम रोज करो गुस्सा हम यूं ही मनाते रहेंगे, नाराजगी भी ऐसे ही हम जताते रहेंगे। आप सभी एस्कॉर्ट के नियमित प्रशिक्षु हो इसलिए, आप सभी एस्कॉर्ट के नियमित प्रशिक्षु हो इसलिए, कभी थॉट कभी पोर्ट्रेट से रिझाते रहेंगे। मधुबनी मंजूषा या फिर टिकुली कला को आप सभी से हम यूं ही अंकन करवाते रहेंगे। जब तलक तुम आर्ट सीख नहीं जाते पूरी तरह से, जब तलक तुम आर्ट सीख नहीं जाते पूरी तरह से, तब तलक हम तुम्हें आर्ट रूम में बुलाते रहेंगे। जब तलक हम तुम्हें आर्ट रूम में बुलाते रहेंगे। एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं जिनका नाम है, वो आपके बिहार के मधुबनी जिले के कवि है जिनका नाम है शंभुनाथ नाम है। तो उनकी एक रचना है, उसी के आधार पर मैंने इस छोटी सी कविता का निर्माण किया था। तो हमने यहाँ देखा कि कैसे हम अपने भावों को कला के माध्यम से सब चीज़ों को हम छात्रों के बीच प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए हम आगे जानते हैं। 11 के बाद हम 12 नंबर बिंदु में बात करते हैं। इसमें आप लिखेंगे कि सहयोग की भावना का विकास। सहयोग देखिए जीवन के प्रत्येक स्तर पर आवश्यक होता है। आप किसी क्षेत्र में हैं, किसी फील्ड में हैं, आपसे सहयोग के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। यदि आपस में सहयोग एवं समन्वय की भावना हो तो कार्य शीघ्रता से बेहतर रूप में किया जा सकता है। कला शिक्षण के द्वारा छात्र मिलजुल कर विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं। सहयोग और सामंजस्य ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, खास करके जब आप कहीं भी काम करते हैं, कहीं काम करते हैं, कार्य करने के दौरान ये भावना बहुत जरूरी होती है। यानी कि आपके जो सहकर्मी हैं उन सभी के बीच यदि आप सहयोग की भावना नहीं रखेंगे तो आपका कार्य संपन्न नहीं होगा। तो कला शिक्षण के द्वारा जब आप आर्ट एजुकेशन के द्वारा छात्रों को पढ़ाएंगे तो उनके अंदर सहयोग की भावना का भी बेहतर तरीके से विकास होता है। यदि उदाहरण की हम बात करें तो मान लीजिए कि कोई आप छात्रों को नृत्य सिखा रहे हैं, तो नृत्य क्या होता है, नृत्य में कम से कम 8-10 छात्र होते हैं। कुछ छात्र जो होते हैं जो क्या करेंगे, फ्रंट पर डांस करेंगे, कुछ बैक में रहेंगे। कुछ छात्र जो हैं कोई भी वाद्य यंत्र बजाएंगे, और वाद्य यंत्र बजाने वाले छात्र और डांस करने वाले छात्र या छात्राएं जो हैं उस दोनों में तालमेल बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग सुनते होंगे ना कि संगीत के साथ एक नर्तक जो है डांस करता है, जैसे संगीत रुक जाएगा वो डांस नहीं कर पाएगा। तो दोनों में एक तालमेल के द्वारा छात्र बेहतर तरीके से कुछ चीज़ों को सीखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कला के द्वारा हम छात्रों के अंदर समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, उनके अंदर सहयोग की भावना भी विकसित कर सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे 12 के बाद 13 नंबर बिंदु में आपको लिखना है। इसमें लिखेंगे कि एकता की भावना का विकास। यहाँ एकता की भावना का तात्पर्य यह है कि एक दूसरे के कार्य को पूर्ण रूप प्रदान करने में अहमियत समझना। उदाहरण यदि हम बात करें तो उदाहरण के तौर पर यदि छात्रों ने मिलजुल कर कुछ पोस्टर बनाए हैं तो चित्रांकन करने वाले छात्र और इसके रंग भरने वाले छात्र दोनों का काम महत्वपूर्ण है।
वे कार्य को पूर्ण करने के लिए उनमें एकता अपने आप ही विकसित हो जाएगी। जैसे मैंने पिछले कहा था आपको कि जो मान लीजिए कोई स्केच करता है, कोई कलर भरता है, तो यदि एक कोई बहुत बड़ा सा पेंटिंग है, मान लीजिए मेरा व्हाइट बोर्ड पूरा है, पेपर है ये, अब इतने बड़े सरफेस पर मुझे चित्र का निर्माण करना है, तो हम क्या करेंगे, 5-6 बच्चे को दे देंगे, कोई इसमें स्केच करेगा। मान लीजिए जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है वो ड्राइंग बना देगा, कोई बेहतर कलर करता है तो उसमें कलर कर देगा, यदि किसी की टाइपोग्राफी अच्छी है तो टाइपोग्राफी करेगा। यानी कि एक चित्र को निर्माण करने में पूरी एकता की भावना का विकास होता है, सब मिलजुल कर काम करते हैं। तो जब कला को आप आर्ट एजुकेशन को ऐड करेंगे, कला को ऐड करेंगे अपने विषय में, तो एकता की भावना का विकास स्वतः ही बच्चों के अंदर हो जाता है। इसके बाद देखिए आप 14 नंबर बिंदु में इसमें लिखना है कि आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन जो है सफल जीवन की बुनियाद होती है। यह जो है कला के सृजनशील रूपों द्वारा ही संभव है। यदि हम उदाहरण की बात करें तो जब छात्र किसी वस्तु का चित्र यानी कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाते हैं तो उन्हें अपने आप को अनुशासित कर अन्य वस्तुओं पर ध्यान न देते हुए पूर्ण एकाग्रता से उस वस्तु का चित्रांकन करना होता है। यानी कि आप देखेंगे कि उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना जो है स्वतः ही डेवलप हो जाती है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, हम उस वस्तु को आपके सामने रख दिया, कहें कि आप इसका अंकन कीजिए, जिसने कहा कि वस्तु का चित्र यानी कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग। आप सभी साथ ऑब्जेक्ट ड्राइंग कभी बनाए होंगे, तो जब आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाते हैं, किसी वस्तु का बनाते हैं, वो वस्तु सामने रखा हुआ है। मान लीजिए कि मेरे पास अभी एक वाटर बोतल है, ठीक है ना, जिससे ये क्या है, एक वाटर बोतल है। हमने वाटर बोतल को सामने रख दिया और आपसे कहें कि आप इस वाटर बोतल को क्या कि स्केच कीजिए, इसका ये ऑब्जेक्ट बना हो गया, इस ऑब्जेक्ट को आपको ड्राइंग करना है। तो सामने जब आपका वाटर बोतल रखा हुआ है तो आप इसे देखेंगे तो पहले इसका हाइट देखेंगे, इसकी मोटाई देखेंगे, अपने पेपर का डायमेंशन आपको देखना है कि मेरा पेपर का साइज क्या है, उसके अनुसार इसका आप पहले आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन के बाद देखेंगे इसमें शेडिंग कहाँ कहाँ पर है, चूँकि ये गोलाकार है तो गोलाकार के लिए इसमें शेड देना है। तो अब यहाँ पर देखिए ये प्लास्टिक का है, ऊपर स्टील का है, तो इसमें चमक है, इसमें कहाँ चमक नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान देते हुए आप क्या करते हैं, चित्रों का निर्माण करते हैं, ऑब्जेक्ट ड्राइंग करते हैं। तो जब आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग करेंगे तो आपका पूरा ध्यान उस वाटर बोतल पर होगा, ना कि उसके बाहरी चीज़ों पर। तो हम देखते हैं कि जब छात्र कला में ऑब्जेक्ट ड्राइंग करते हैं तो उनके अंदर अपने आप ही जो है आत्म अनुशासन की भावना जो है विकसित हो जाती है। और चलिए आज के क्लास का जो है एक और बिंदु है, उस पर हम बात करते हैं। 15 नंबर बिंदु है, इसमें आपको लिखना है कि छात्रों में सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित करना। सांस्कृतिक मूल्यों का बात यानी कल्चर वैल्यू की बात यहाँ हो रही है। हमारी संस्कृति क्या है, हमारी धरोहर है और यह हमें जीवन जीने की सही राह भी दिखलाती है। कला शिक्षण की विभिन्न गतिविधियों द्वारा छात्रों को उनके समाज एवं संस्कृति से जोड़ा जा सकता है। यदि हम उदाहरण की बात करें तो आप जैसे कि आपके सिलेबस में शायद यूनिट 3 में पढ़ना है प्रदर्शन कला यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट। तो परफॉर्मिंग आर्ट के तहत आप बच्चों को नाटक पढ़ाएंगे, नाटक सिखाएंगे। तो एक नाटक है, शायद आप सभी ने भी सुना होगा, श्रवण कुमार। तो यदि कोई छात्र जो है श्रवण कुमार की पात्र का अभिनय करता है, श्रवण कुमार की एक्टिंग करता है, तो क्या करेंगे, छात्र भली भांति इस बात को समझ जाएंगे कि हमारे लिए माता पिता सर्वोपरि हैं एवं हमें उनके प्रति अपने कर्तव्यों से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। शायद आप सभी श्रवण कुमार की कहानी को सुने होंगे, कैसे वो अपने माता पिता को 2 पालकियाँ बैठा करके पूरे चारों धाम की यात्रा कराते हैं। तो जब कोई छात्र इस नाटक को करेगा तो भली भांति समझ जाएगा कि हमें हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारा कल्चर क्या रहा है, हमारी संस्कृति क्या रही है। तो कला शिक्षा के द्वारा, आर्ट एजुकेशन के द्वारा आप उनके अंदर कल्चर वैल्यू को भी डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं।
तो बिंदु और भी बहुत सारा है, लेकिन समय की भी बाध्यता है। और इतने मैंने 15 बिंदु आपको लिखवाया, 2 पार्ट में इस वीडियो का निर्माण किया। अब इतना भी याद रखेंगे तो आप अपनी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। चलिए, आज के क्लास में इतना ही। हम अगले वीडियो में है जो आपके DLED प्रथम वर्ष कला समेकित शिक्षा पेपर कोड F11 के बाकी यूनिट के वीडियो को आप सभी के बीच प्रस्तुत करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।